दोस्तों, मनोज कॉमिक्स की लॉस का संदेश। इससे पहले बर्फ के जैनूम में आपने पढ़ा, ये कवर चित्र है दोस्तों इसका। इससे पहले थी बर्फ का जैनूम। दो किताब आगे डाल रखी है। ये कहानी उसी की है, बर्फ के जैनूम की। आप पढ़ सकते हो वहाँ से। चलो दोस्तों, आगे शुरू करते हैं अब। उपयुक्त कहानी बर्फ के जैनूम में आप पढ़ चुकी है। आप आगे पढ़े। तुरंत ही इमरजेंसी अलार्म बज उठा और कैप्टन सलीम कंट्रोल रूम की तरफ दौड़ा और सागर ने आपटे के शरीर को एक जवान को सौंपा। इसे संभालो, मैं कंट्रोल रूम में जा रहा हूँ। और कंट्रोल रूम में कैप कमांडर प्रताप पहुंचने से पहले ही तेजी से निर्देश दे रहा था। गति को कम करने की कोशिश करो। कैप्टन सलीम कंट्रोल रूम में प्रवेश करके चिल्लाया। पाइप नंबर 4 की खिड़की खुल जाने के कारण पानी भर गया था और हवा निकल गई है। उसी समय सागर भी कंट्रोल में आ गया। तभी स्क्रीन पर सामने बैठे इंजीनियर चिल्लाया, 700 फुट हम तेजी से नीचे जा रहे हैं कमांडर प्रताप तुरंत ही माइक्रोफोन स्पीकर ऑन किया। पाइप नंबर 3 के द्वारा पानी निकाला जाए और पाइप नंबर 4 में ऑक्सीजन फिर भरी जाए। इस काम के लिए सारे पंप लगा दिए जाएं, क्विक। और स्क्रीन पर सामने बैठे इंजीनियर फिर से चिल्लाया, 800 फुट नीचे जा रहे हैं। आश्चर्य है, मैंने आज तक किसी पनडुब्बी को 700 फुट की अधिक गहराई में जाते नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना। हम खतरे में हैं। इंजीनियर लगातार डायल पढ़ रहा था। 800 फुट, 9 800 फुट। तभी कैप्टन सलीम चिल्लाकर पूछा, किश्ती में पानी का दबाव कितना है? 1500 टन प्रति वर्ग इंच। तो इससे पहले किश्ती अभी तक फटक क्यों नहीं गई? रिलैक्स कैप्टन, रिलैक्स। कमांडर प्रताप माइक्रोफोन पर चिल्लाया। हवा बढ़ाने वाले सभी इंजन चला दिए जाएं और पाइपों से हवा तेजी से भरी जाए। इंजीनियर फिर चिल्लाया, 1000 असंभव। 1020 सर। 1050 फुट। ओ माय गॉड, यह चमत्कार है, विश्वास नहीं होता। और फिर तो किश्ती पानी के दबाव 30 टन प्रति वर्ग इंच हो गया होगा, इससे भी अधिक। अब तो हम सिर्फ भगवान को याद करने, अब हम नहीं बचेंगे। रिलैक्स माय डियर, रिलैक्स। और तभी कंट्रोल में लगे स्पीकर पर पंप इंजन का स्वर, सर ऑक्सीजन बनाने वाली मशीन सख्त तेजी से चलाने के कारण सुर्ख हो रही है। ओह, एक और मुसीबत। लेकिन कमांडर ने शांत स्वर में आदेश दिया, तुम शॉर्ट की चिंता न छोड़ो, ऑक्सीजन भरते रहो। और कंट्रोल रूम में भय का वातावरण छा हुआ था। केवल सागर कमांडर प्रताप के चेहरे पर शांत थे। ऐसा लगता था जैसे उन्हें मौत की कति भी भय नहीं है। जबकि कैप्टन सलीम कह रहा था, मौत हमारे बीच केवल एक कच्चा धागा शेष रह गया है जो कभी भी टूट सकता है। नहीं कैप्टन। कमांडर की बात पूरी भी नहीं होनी पाई थी। स्क्रीन के बैठे इंजीनियर खुशी से चिल्ला उठा, सर हम रुक गई, गति कम हो रही है, किश्ती ठहर गई है, थैंक गॉड। लेकिन अभी खतरे से बाहर नहीं है। लेकिन
फिर हम ऊपर उठने रहे हैं सर, 1000 फुट सर, 900 फुट खतरा, लेकिन खतरा अभी भी कम नहीं हुआ। इंजीनियर स्क्रीन पर बता रहा था 900, 800, 800, 700, और जब इंजीनियर ने कहा 700, या हम बच गए। बधाई हो कैप्टन। अब हाँ, हम एक बार फिर बधाई दे सकते हैं क्योंकि खतरा टल चुका है। जान बच जाने की बधाई हो डॉक्टर सागर। सागर ने कैप्टन सलीम के हाथ मिलाया। बधाई हो। ओह, मेरा हाथ। सागर ने तुरंत हाथ का निरीक्षण किया। अरे, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? सूजा हुआ है? हाँ, बहुत पीड़ा हो रही है। शायद वह खिड़की बंद करते समय चोट लग गई। मुझे तो लगता है जैसे आपकी 2 उंगली की हड्डी टूट गई है, और मुझे पता भी नहीं चला कि कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई। जान का खतरा तो जान खतरा तो बड़ा, तकलीफ भी हमेशा छोटी तकलीफ भूल जाती है। फिर कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब ठीक सब ठीक हो चुका है। आप कैप्टन के साथ मरहम पट्टी कीजिए। नहीं, पहले आपटे को देखना होगा चाहिए, और ज़्यादा चोट आई है, और आपटे देखने की जरूरत नहीं है। क्या क्या मतलब? सर, आपटे मर चुका है। कमांडर पानी की इतनी शक्ति से अंदर आया था कि उसके आपटे को उठा कर फौलादी दीवार से और टकराया था, और उसके सिर के पिछला भाग अंडा की तरह फूट गया, और उसके तुरंत ही मौत हो गई थी। ओह माय गॉड, आपटे सर मर गया। जी हाँ, वह मर गया है, बिल्कुल यूँ कहिए कि उसकी हत्या हत्या की कर दी गई। क्या क्या मतलब है डॉक्टर सागर? कमांडर प्रताप कुछ क्षण तक विषय के सागर में विचरता रहा, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला, डॉक्टर सागर, आप मेरे कैबिन में आइए। वहीं आपको कैप्टन सलीम की उंगलियों की पट्टी कर दीजिए। और कुछ देर बाद कमांडर के कैबिन में, डॉक्टर सागर, आपने आपटे की मौत की घटना को हत्या कहा। हत्या ही हत्या ही कहा जाता है कमांडर। आप क्या कह रहे हैं? जानते हैं आप कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन यह सच है कि आपटे की हत्या की गई है। इसका मतलब कि पाइप नंबर 4 खिड़की जानबूझकर लूज छोड़ी गई थी। वह नहीं थोड़ी देर खुली नहीं थी, छोड़ी गई थी, बल्कि उसमें खराबी पैदा की गई थी ताकि कोई उसे चेकिंग के दौरान उसके लंच को छुए तो वो खिड़की खुल जाए। लेकिन क्यों? किसी ने यह खराबी क्यों पैदा की? डॉक्टर सागर, क्या आप बता सकते हैं? कहना चाहते हैं कि हम सबको मार डालना चाहता है? मेरा विचार है कि हमें मरना नहीं चाहिए चाहता था। फिर सागर के प्रश्न की अपेक्षा करते हुए पूछा, आप किसी के लंबे सफ़र का रवाना होने से पहले पनडुब्बी की उथल पानी में टेस्ट लेते होंगे ना? हाँ, लेकिन इस बार हमने टेस्ट नहीं लिया था क्योंकि इमरजेंसी यात्रा थी। हमारे पास बहुत बहुत नहीं था। इसके अलावा पिछले पार्ट को टेस्ट करके आए थे। आपका अर्थ है कि खराबी पीछे से होकर आई है। इस खराबी को पैदा करने का कारण था कि पनडुब्बी निर्धारित समय पर स्टैंड कोल्ड की ओर न जा सके। ज़रा सोचिए, अगर यात्रा से पहले आप इसे उथले पानी में टेस्ट लेते तो ये खराबी वहीं सामने आ जाती, और आप
क्या करते। फिर हम पूरी चेकिंग करवाते और चेकिंग का काम कम से कम 4 दिन लग जाते। यही यही तो आदमी चाहते थे। वह आदमी चाहता था कि जिसने भी यह पनडुब्बी खराब की है उसकी साजिश यही थी कि हम लेट हों, हमारी यात्रा लेट हो जाए। लेकिन इस साजिश का मकसद क्या है? मकसद साफ है। वह व्यक्ति जानता था कि पनडुब्बी स्टेशन कोल्ड स्टाफ को बचाने जा रही है। वह नहीं चाहता था कि वह नहीं चाहता था कि स्टेशन कोल्ड जो खूनी नाटक खेला जा रहा है वह चल चलता रहे। खूनी नाटक, ये आप क्या कहना चाहते हैं? फिलहाल तो कुछ और ही कहना चाहता हूँ। इस सिलसिले में हम बाद में बात कर सकते हैं। अभी हमें स्टेशन कोल्ड को पर बचे हुए स्टाफ को बचाकर कश्ती पर लाना चाहिए। लेकिन आप तुरंत स्टेशन के निकट कश्ती को सतह पर ले जाने का काम कीजिए। देखिए, एक बार फिर वहाँ कंट्रोल रूम में एकत्रित हुए। अब हमारी पोजीशन क्या है? हम स्टेशन कोल्ड के नीचे हैं सर, लेकिन ऊपर कोई नया नहीं है। बर्फ की परत कहीं 20 फुट से कम नहीं है। तो फिर हम समय नष्ट नहीं करना चाहिए, टारपीडो का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक, वही करते हैं। कमांडो कंट्रोल रूम बर्ड में सामने बैठा और हेलो हेलो, ट्यूब नंबर 3, टारपीडो रेडी। यस सर, टारपीडो नंबर 3 रेडी। और पानी में 400 फुट की गहराई पर चलो। यस सर। और कुछ स्विच दबाई और फिर एक लीवर छोड़ दिया। हम नीचे जा रहे हैं सर। गुड। और 400 फीट नीचे जाकर कश्ती रुकी गई। और फिर कमांडो टारपीडो लगा। टारपीडो रेडी। रेडी सर। ओके, 1 2 3 ब्लास्ट। और इन शब्दों के साथ ही पनडुब्बी को झटका सा लगा और स्क्रीन पर टारपीडो नजर आया। और अगली क्षण टारपीडो ऊपर बर्फ की सतह से टकराया और धुआं सा छा गया। कुछ ही देर बाद स्क्रीन साफ हो गई और बर्फ की परत फिर से साफ दिखाई देने लगी। ऊपर चलो। ये सर। और पनडुब्बी ऊपर 90 फुट की गहराई पर पहुंच गई। और फिर बर्फ की मोटाई नाप कर देखो। ये सर। कुछ क्षण बाद, अरे बर्फ तो उतनी ही है, 20 फुट। तो क्या टारपीडो ने काम नहीं किया? कुछ समझ में नहीं आता सर, जरा इधर देखो इस क्षेत्र में। ओके। और पनडुब्बी के गोल दायरे में घूमना शुरू किया। कुछ और कहीं कुछ और ही सुराग है, कोई नहीं। आखिर क्या टारपीडो ने बर्फ पर क्यों नहीं तोड़ा? अचानक ही कमांडर ने आदेश दिया, तेजी से ऊपर वाले पनडुब्बी की बर्फ से टकराओ। यस सर। और पनडुब्बी तेजी से ऊपर बर्फ से टकराई और बर्फ तोड़कर वह जगह पर उभर आई। कंट्रोल चलाया। हम सतह पर हैं। लेकिन यह कैसे हुआ? यह तो कोई सुराग भी नहीं था। टारपीडो ने बर्फ को सुराग जरूर किया होगा, लेकिन तुरंत ही बर्फ छोटी छोटी पानी की सतह फैल गई और वह सुराग ढक लिया। और किश्ती से टकराने से वह टुकड़ा शायद हट गया और रास्ता मिल गया। थैंक गॉड। पनडुब्बी का द्वार खोल दिया गया और लोग बर्फ में लिबास पहने हुए बाहर निकले। हम स्टेशन के बिल्कुल निकट हैं, तो चलिए। और स्टेशन केवल 100 गज दूर था। सबके पहले ही कमांडर प्रताप, सागर, सलीम और डॉक्टर खन्ना स्टेशन केबिन में प्रविष्ट हुए। हेलो डॉक्टर रीना। ओह हेलो सर। आई एम सॉरी सर, मैंने आप लोगों को काफ़ी
प्रतीक्षा करनी पड़ी। अब आपका घाव कैसा है? कुछ ठीक है डॉक्टर जेम्स, प्लास्टर चढ़ा दिया है। वह बेचारा 8 महीने से सबकी मरहम पट्टी कर रहे थे। अभी कुछ देर पहले उन्होंने जबरदस्ती सुलाया है। और तभी सोने वाले में 2 व्यक्ति उठाकर बैठ गए और उनमें से एक डॉक्टर जेम्स था। हेलो डॉक्टर सागर, आप आ गए? यस डॉक्टर जेम्स, अब सारी चिंताएं त्याग दीजिए। पनडुब्बी यहाँ से 100 गज दूरी पर जरूर हर चीज पहुंचा जाएगी। कमांडर का परिचय देते हुए कमांडर ने अपना परिचय वगैरह होने के बाद, आज मरीज को पनडुब्बी से लेकर प्रबंध करना चाहिए। कैप्टन सलीम, तुम जाओ और कुछ कंबल, स्ट्रेचर, हीटर, दूसरा सामान लिया। ओके सर। कैप्टन सलीम चला गया और कमांडर इंजीनियर सतीश वर्मा से पूछा, क्या क्या कश्ती से यहाँ तक बिजली का तार लाने में कितनी देर लग जाएगी? रोशनी इलेक्ट्रॉनिक हीटर चलाना चाहता हूँ। ओह, अगर किश्ती से यहाँ 100 गज दूरी पर 15 मिनट में यहाँ तक फौरन ला सकता हूँ, और 20 मिनट बाद बिजली की तार हीटर और टेलीफोन स्विच पर पहुँच गया और कैबिन में इलेक्ट्रिक बल्ब प्रकाश फैल गया। और सबसे पहले डॉक्टर रीना के पास पहुंचा। जब डॉक्टर रीना ने स्ट्रेचर पर लेटाए जाने को कहा, इस लैंप की अब यहाँ ज़रूरत नहीं है, इसे लेकर जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? बस यूं ही बाहर तक वापस आ जाता हूँ। और सागर जले हुए कैबिन की पंक्तियों के कैबिन में पहुंचा। वो आग यहाँ तक पहुंच गई होगी। और कुछ क्षण वहाँ रुककर वह कैबिन में जली हुई लाशों पर गई थी और नीचे बैठकर लाशों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने लगा। अचानक दरवाजे के पीछे से कमांडर का स्वर सुनाई दिया, तो आप यहाँ हैं? आइए कमांडर, देखिए इन जली हुई लाशों को। मैं बाद में देखूंगा, पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप झूठे और प्रेमी इंसान हैं। आपको गिरफ्तार करने आया हूँ। मैं बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ कमांडर प्रताप, आपने क्रोध के कारण मेरे समझ में है। मैं यही कहूँगा कि आप मेरे साथ ज्यादती कर रही हैं। आपने मेरे साथ कि आपको मुझसे झूठ बोला कि यहाँ कोई बड़ा रडार है, यह उपग्रहों पर नज़र रखते हैं, लेकिन मुझे कोई भी रडार नज़र नहीं आ रहा। अब आप मेरी नज़र में आप संदिग्ध हो चुके हैं। आप मामूली से डॉक्टर नहीं हैं, आप कोई स्थानीय रहस्यमय व्यक्ति हैं। किसी खास कारण से आप हमारे साथ यहाँ आए हैं, लेकिन मेरी जिम्मेवारी आपसे बड़ी है। मुझ पर यहाँ सब लोगों की सुरक्षा व्यवस्था ले जाना है और आपके संदेह के आधार पर मैं गिरफ्तार कर रहा हूँ। आप किश्ती पर कैबिन में कैद रहेंगे। मुझे गिरफ्तार करने आपको बड़ी गलती करोगे कैप्टन। कमांडर ने उसकी बात की उपेक्षा करते हुए कैप्टन सलीम से कहा, कैप्टन तुम बाहर के 2 जवानों को बुलाओ और डॉक्टर सागर को गिरफ्तार करने ले जाएं। यस सर। और अचानक सागर ने अपने लिबास में छुपा रिवॉल्वर निकाल लिया, लेकिन गिरफ्तार होने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। डॉक्टर सागर, या क्या आप मुझ पर गोली चलाएंगे? अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं चलाऊंगा। आप अभी
मामले की गंभीरता को एहसास नहीं है। मैंने यहाँ पहुँचने के लिए अपने जीवन का खतरा मोल लिया है, अतः मैं अपना मिशन अधूरा नहीं छोड़ सकता। पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर कोई फैसला लीजिए। राइट है, ऑल राइट, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप दोनों के निकट आइए और इन लाशों को ध्यानपूर्वक देखिए। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि मामला कितना गंभीर है। कमांडर और कैप्टन झुककर लाशों को देखने लगे। लाश को देखिए, जिसकी उंगली में सोने की अंगूठी है, वह कमांडर रवि की लाश है। जरा इसकी गर्दन पर ध्यान से देखिए, यह एक सुराख है। जी हाँ, यह सुराख है, गोली का है। कमांडर रवि जलकर नहीं मरा, बल्कि इनकी हत्या की गई है। हत्या? जी हाँ, हत्या। नहीं, इनमें से कई आदमी कत्ल किए गए हैं। यह आग हत्याकांड को छुपाने के लिए लगाई गई है। और आप तीसरी लाश को देखिए, इसकी खोपड़ी गोली के निशान हैं। ओह, सचमुच गंभीर मामला है, बहुत गंभीर। थैंक्स कमांडर, आपने मामले की गंभीरता को समझ लिया। अब मैं यह पिस्तौल रख रहा हूँ। आप तुरंत ही साधारण इंसान नहीं है डॉक्टर। इंसान मेरी इंसानियत उस समय देखता है जब पता चल जाएगा हत्यारा कौन है। मेरी पिस्तौल की गोली उसके सिर में होगी। ठहर, यह गलत है। आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। मैं अपना कानून खुद हूँ और इसका अधिकार है। क्या मतलब? मतलब यह है कि अपने जिस पुलिस अफसर को जासूस देखे होंगे, लेकिन मेरे से अधिकार में उन सबसे अधिक है। मैं अपराधी को किसी जगह भी कत्ल करने को कानून के अधिकार प्राप्त है। आखिर आप कौन हैं डॉक्टर साहब? मैं अपने देश का सिपाही हूँ। आप मुझे जासूस भी कह सकते हैं, लेकिन साधारण जासूस नहीं हूँ, बल्कि स्पेशल जासूस हूँ, एजेंट हूँ। मुझे केवल प्रधानमंत्री का आदेश चलता है और इसमें कोई शक नहीं, कोई खतरनाक आदमियों की खैर नहीं। लीजिए, असली मामला क्या है? असली मामला यह है कि यह एक ऐसा मिशन है जो उपग्रहों का नहीं, बल्कि शत्रु की मिसाइलों पर नज़र रखती है। यह मशीन के बारे में केवल कमांडर रवि और उसके 4 साथी को पता था। वही उसे ऑपरेट करते थे। उसी दिन पहले रवि ने हेडक्वार्टर पर संदेश भेजा ताकि उसके स्टाफ में कोई शत्रु आदमी है जो मशीन को नष्ट करना चाहता है। हेडक्वार्टर में अभी इस मामले में विचार विमर्श कर ही रहा था, तो शत्रु ने हमारे आदमी से यहाँ अपना काम पूरा कर दिया और मशीन को नष्ट कर दिया और रवि तथा उसके विश्वसनीय साथी को मार डाला। इसका अर्थ यह हुआ कि शत्रु यहाँ बचे हुए लोगों में से एक है। हाँ, यह सच है। 8 जनों व्यक्तियों में से एक, और मुझे उसकी तलाश करना है। और मुझे खुशी की बात है कि कमांडर मेरी बात पर विश्वास कर लिया। मिस्टर सागर, अब मुझे आपकी बात पर विश्वास है। तुम फिर धोखा खा गए मिस्टर कमांडर। मैंने पहली बात अभी मुझे यह नहीं बताई कि मामला कुछ और है। मेरा विचार है अब हम यहाँ से चलें। हाँ, चलो देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। वह तीनों वापस सामने वाले कैबिन में आए और 2 मरीजों को छोड़कर शेष पनडुब्बी में जा पहुँचे। डॉक्टर खन्ना, डॉक्टर जेम्स तथा मरीजों के निकट खड़े थे। इनमें से दो मरीजों को भिजवाइए। यह
नहीं जा सकते। इनकी हालत, इन्हें लाना डुलाना खतरनाक है। तो क्या इन दोनों के कारण हम भी यहाँ ठहरना हो पड़ेगा? जी हाँ, हिलने डुलने से इनके घाव खुल जाएंगे। फिर इन दोनों डॉक्टरों ने यह राय है कि मजबूरी में हमें एक दिन और इस यहाँ ठहरने दीजिए। ओके। 2 आदमी इनके साथ रहेंगे और डॉक्टर जेम्स और डॉक्टर खन्ना, आप लोग काफ़ी थक चुके हैं, इसलिए किश्ती पर चले आराम कीजिए। जाने से पहले डॉक्टर जेम्स ने दोनों मरीजों को इंजेक्शन लगाया। डॉक्टर खन्ना, आप जरा अमित और गोपाल के पास भेज दीजिए, वह दोनों मरीजों के पास रहेंगे। ओके। दोनों डॉक्टर चले गए और कैबिन में केवल 2 मरीज रह गए। तो सागर कैबिन की तलाशी लेने में आरंभ कर दी। क्या ढूंढ रहे हैं आप? पिस्तौल। पिस्तौल? आप क्या समझते हैं हत्यारे ने पिस्तौल यहाँ छुपा रखी होगी? क्या उसने बाहर नहीं फेंक दी होगी? अब जाने बर्फ में दब गई हो? नहीं, हत्यारा अपना हथियार फेंक नहीं सकता, क्योंकि अगर उसने साबुत उसकी उंगली सबूत के लिए यहाँ छुपा रखा होगा। लेकिन यहाँ पिस्तौल यहीं छुपा सकता है, इतना तो मैं जानता हूँ कि ऐसे ही छोड़ देने से पिस्तौल की नाल बर्फ जल सकती है और वह इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगी, और उसे पिस्तौल को यहाँ छुपानी होगी। लेकिन उससे कहीं तुम पिस्तौल छुपाई होगी। तो पिस्तौल मगर कहाँ? तब कमांडर प्रताप अचानक कैबिन से बाहर निकल गए। पिस्तौल एक जगह हो सकती है। और वह सीधा ट्रक के निकट पहुंचा, ट्रक से बर्फ हटाने लगा। और कुछ ही देर बाद कैबिन में वापस आया। उसके हाथ में एक पैकेट था। यह लीजिए डॉक्टर साहब, पिस्तौल मिल गई। और सागर ने पैकेट खोला। वो पिस्तौल है, कारतूस हैं और खंजर है। आपको कहाँ मिला? ट्रक की पेट्रोल की टंकी में। मैंने सोचा ऐसे ही सर्दी में 2 चीज़ नहीं जमती, एक तो अल्कोहल, दूसरा पेट्रोल। अल्कोहल की बोतल में पिस्तौल छुपाई नहीं जा सकती थी, इसलिए मैंने टैंकर में तलाश किया और पैकेट पेट्रोल टैंक में मिल गया। आपने तो कमाल कर दिया कमांडर। जासूस होकर भी यह बात मेरी सोच न सका। आप सोच ली। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। अब क्या करने का इरादा है? फिलहाल किश्ती पर चले जाएं। वहाँ 2 आदमियों को भेज दीजिए जब तक मैं यहाँ रहूँ। ओके, हम चले जाते हैं कैप्टन। और उनके दोनों के जाने के बाद कैप्टन सागर ने एक बार फिर लाशों वाले कैबिन में पहुंचा और वहां तलाशी लेने में जुट गया। और काफ़ी देर ढूंढने के पश्चात उसे कुछ न मिला तो वो खड़ा होकर सोचने लगा, इन लोगों को हटाकर देखना चाहिए, शायद कुछ मिल जाए। उसने लाश को हटाई और नीचे बैठकर स्थान का निरीक्षण करने लगा। ओह, यह तो तख्ता है। तख्ता जरा उखड़ा हुआ है। और अगले ही पल उसके कोने को पकड़कर उठाया। ओ माय गॉड, यह तो बहुत सा सामान भरा पड़ा है। और उसने तख्ता निकाल कर नीचे एक तरफ रख दिया और गड्ढे के सामान निकाल कर देखने लगा। सामान हटाने से छोटा सा सिलेंडर नजर आया। गैस सिलेंडर। ओह,
यह गैस तो गुब्बारों के लिए भरी जाती है, मौसम का हाल जानने वाले के लिए छोड़े जाते हैं। उसने एक बॉक्स पर पड़ी। ओह, बॉक्स कैसा है? और उसने बॉक्स को खोला। ओह, यह तो ट्रांसमीटर लगता है, मगर यह डायल किस लिए? ये डायल किस लिए है? और बॉक्स के हाथ में लिए वसु को सोचने लगा। उस हत्यारे का सामान है, यह उस हत्यारे का सामान है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि अब अब तक यहाँ रहना पड़ेगा। इसलिए उसने अपनी आवश्यकता का सामान छुपा कर यहाँ रखा हुआ है। सामान के छुपाने के लिए उसे अच्छी जगह चुनी। किसी को भी लाश हटाकर देखने का विचार नहीं आ सकता था। अब यह निश्चित है कि हत्यारा उन्हीं 6 आदमियों से एक है जो कश्ती पर गए हैं। 2 व्यक्ति जो बीमार हैं वे हत्यारे नहीं हो सकते। और आधे घंटे के बाद सागर उस कैबिन से निकलकर मरीजों वाले कैबिन में आया। गड्ढे को फिर से बंद करके वो लाशों को रखाया था। आ गए आप? जी हाँ, आप कश्ती पर चले जाइए, आपको हम दोनों यहीं रहेंगे। पनडुब्बी में एक छोटा सा अस्पताल भी था। औसत था आकार। सागर अस्पताल में पूछा। हेलो डॉक्टर खन्ना, क्या हाल है आपकी मरीज के? फिलहाल तो अब सो रहा है। डॉक्टर सागर खन्ना, मैं आपसे कोने में ले जाकर बोला। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ डॉक्टर खन्ना, क्या आप मुझे भरोसा कर सकते हैं? अगर अब मामला पनडुब्बी के डूबने का है तो भरोसा कर सकते हैं। सागर के शब्दों में डॉक्टर खन्ना कुछ बातें करने लगा। बातें समाप्त होने पर मैं समझ गया। थैंक यू डॉक्टर। शायद इन लोगों के कपड़े कहाँ हैं जिन्हें कश्ती पर कर उतारा है? कपड़ों के लॉन्ड्री रूम में है। आप पहुंचकर सर उनके कपड़ों की तलाशी ले लेगा। और उन कपड़ों में कुछ नहीं है। और जब वो लॉन्ड्री रूम में निकला तो वह थका हुआ था, लेकिन अभी कुछ देर सोया नहीं तो काम करने योग्य नहीं रहूँगा। 3-4 घंटे सोता हूँ। और 6 घंटे सोने के बाद सागर उठकर डाइनिंग हॉल में पहुंचा। हेलो कैप्टन। हेलो, बाहर जा रहे हो? हाँ, कमांडर ने फैसला लिया है कि इंजीनियर आप्टे की लाश तथा ट्रांस यहाँ दफन कर दे या जाए और स्टेशन में कोल्ड मृत सदस्यों को भी दफन कर दिया जाए। कमांडर ने ठीक फैसला दिया है। कहाँ है वे? वह कुछ लोगों को लेकर बाहर कब्र खुदवाने गए हैं। और तभी कमांडर प्रताप भीतर प्रवेश किया और निकट आकर बोला, डॉक्टर सागर स्टेनसन कोल्ड के मरीजों ने मेरा नाक में दम कर दिया है। क्या कहते हैं वे कहते हैं कि मरने वाले उसके दोस्त हैं। उसके अंतिम संस्कार जरूर शामिल होंगे। वे सब बीमार हैं और वे बार ठंड है। कमांडर, वे लोग कई दिनों से इस तूफान में ठंड के मौसम में मौत से लड़ते रहे हैं और अब तक जीवित हैं। कुछ देर के लिए तूफान में रहने से मर नहीं जाएंगे। अतः उनकी बात मान कर उनके साथ ले चलिए। और पनडुब्बी की से कुछ ही दूरी पर लाशों को एक सामूहिक कब्र में खोद कर लाशों को उनमें उतार दी। और कब्र बंद करने के बाद पनडुब्बी स्टाफ ने आवाज मृतकों को सलामी दी और रस्म समाप्त हो गई।
तो कमांडर ने अपने स्टाफ के लोगों को पनडुब्बी में चले गए और सागर, डॉक्टर खन्ना और जेम्स स्टेशन पर रुक गई और मरीजों को देखने आ गई। इनकी हालत काफ़ी सुधार नहीं हुआ, इनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, अभी इनको यहीं रखना हुआ। डॉक्टर जेम्स दोनों मरीजों को इंजेक्शन लगाने के बाद कहा, चलिए वापस चलते हैं, आप दोनों चलिए, मैं अभी आता हूँ। और दोनों डॉक्टर चले गए तो सागर वहाँ मौजूद पहरेदारों से बात करने लगा। क्या आप लोगों इस बारे में नहीं क्या लोग क्या आप लोग बोर नहीं होते? जी नहीं, हम दोनों ताश खेलते समय बिता लेते हैं। और कुछ देर बाद सागर वापस चल दिया। जहाँ पनडुब्बी पर चढ़ रहा था तो ऊपर से गिरा और चौंका। एक क्षण से व्यक्ति पहले ओह माय गॉड, उफ, वह पलक कर गिरने वाला के निकट पहुंचा। ओह, यह तो डॉक्टर खन्ना है, डॉक्टर जेम्स और दोनों निश्चित हो चुके हैं। इतनी ऊंचाई से गिर के मर नहीं गए। तभी पनडुब्बी के दरवाजे पर किसी ने झांकते हुए पूछा, क्या हुआ, कोई गिर गया क्या? ऊपर वाला व्यक्ति ने तुरंत ऊपर भीतर सूचना देने लगा और स्टेशन कोर्ट में लाशों के नीचे पाया गया सामान किसका था? वो 2 व्यक्ति जो नीचे गिरे थे, 8 व्यक्तियों में गद्दार कौन था? किसके मुख्य मकसद क्या था? क्या कनेक्टर, पिस्तौल, सबूत, खंजर और छुपाया था? इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मनोज की मज़ेदार कॉमिक्स लाशों का समंदर अगले सेट में पढ़ी। लाशों को जल्दी लाऊंगा दोस्तों।